Hey, welcome back to my classes Physics Tutorials with BK, where you will learn with fun. So, I am back with a new chapter of capacitors in which I will dictate some numericals of capacitors. So, ये वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है, तो तैयार रहिए क्योंकि आप यहाँ पे सीखेंगे आज कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ध्यान से और लगन से देखना कि किस तरह मैं सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद जहाँ तक मेरी नॉलेज है आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे और सुनेंगे। स्टार्ट करने से पहले ये मैं जरूर कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे और आपको नॉलेज भी मिलती रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है जिसमें कि कैपेसिटेंस आपका 8 पिको फैराडे है एंड यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो बताना है। और बस इसमें कंडीशन ये आपको दे रखी है कि जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे रिड्यूस करके हाफ हो गया, यानी कि 50% हो गया है। एंड आपका जो यहाँ पर स्पेस है उसको फिल कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिल लिखा हुआ है विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है व्हेन देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। नाउ जो K है यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कितना होएगा, देखो 8.85 होता है इंटू 10⁻⁻12 एंड एरिया यहाँ पे क्या होगा, एरिया इज फील्ड है, कितना है वो एरिया दे रखा है, देखो यहाँ कैपेसिटेंस दे रखा है आपको, ठीक है। यानी कि एप्सिलॉन नॉट A बाय D की वैल्यू दे रखी है आपको 8 पिको फैराडे। तो बस आपको क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बट अभी क्या है कि इसमें हमारा डिस्टेंस भी जो है वो भी 50% हो गया। तो हमारा एक्चुअल में क्या हो गया, ये D/2 हो गया, ठीक है। तो पहले मैं C डैश निकाल लेता हूँ। C डैश क्या होएगा, जो C होगा, देखो इसमें क्या होगा, इसमें हम ये मान के चल रहे हैं शुरुआत में कि अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं लगाया, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट A यहाँ पे D/2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा ऊपर। तो अब देखिए यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट A/D क्या है, C हो गया, ठीक है। तो ये 2C हो गया, तो 2 इंटू C कितना है आपका 8 पिको फैराडे, तो हो गया आपका 16 पिको फैराडे। कितना हो गया 16 पिको फैराडे। नाउ अब आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो है वो मल्टीप्लाई में होता है और 6 है वो, तो 6 इंटू 16, तो 16 6 जा 96 पिको फैराडे। देखते हैं ये आया है कि नहीं आया, ठीक है, सेम आया है। तो ये मैंने आपका एक सॉल्यूशन कर दिया है जिसमें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का था, कुछ नहीं है इसमें। दो चीजें बता रखी थी कि अगर 8 पिको फैराडे के वोल्टेज जो है सेम रहती है और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें लगा दिया जाता है जिसकी वैल्यू 6 है और डिस्टेंस उसका हाफ कर दिया जाता है, तो इसमें क्या है सिंपल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्टेंस हाफ हो गया तो, और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे, ठीक है। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 इंटू 2 हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। टू अब देखो सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे इसमें, ठीक है। ये मैंने दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है, ठीक है बच्चों। इसमें देखो क्या क्या आ गया है, 3 कैपेसिटर्स हैं, 2 पिको फैराडे, 3 पिको फैराडे एंड 4 पिको फैराडे, जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब इसमें टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालना है। पहला जो इसका सॉल्यूशन होगा वो सिंपल है कि अगर पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो C डैश क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, 3 है आपके यहाँ पे। तो C क्या है यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4
ब्रैकेट पिको फेरेडे, यहाँ पे कितना हो गया 2 + 3 5 5 + 4 9 पिको फेरेडे। तो आपका फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे सेकंड करेंगे, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। देखो डायग्राम बना के देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ये आपका 2 पिको फेरेडे है, ये आपका 3 पिको फेरेडे है और ये आपका 4 पिको फेरेडे है, ठीक है, 2 3 एंड 4 पिको फेरेडे। ये सारे के सारे कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है। और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज लगा रखा है, 100 वोल्ट का सप्लाई लगा रखी है। अभी यहाँ पर देखिए वो पूछ रहा है कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बताइए, ठीक है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। देखिए यहाँ पे अब इसके यहाँ पे चार्ज कितना होएगा, देखो फर्स्ट का Q = CV, ठीक है। हमें सबका कैपेसिटेंस पता है, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि हमको क्या है, इन सब पे लगा के देखना है ये फॉर्मूला, ठीक है। हमें सबका कैपेसिटेंस पता है लेकिन हमें वोल्टेज नहीं पता। देखो वोल्टेज अगर देखा जाए सबके क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड पैरेलल में। तो यहाँ पे देखिए कि ये सबके अक्रॉस जो वोल्टेज होएगी, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी कैपेसिटेंस हो, सबके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, 100 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है। चाहे वो फर्स्ट वाला हो चाहे सेकंड या थर्ड, तो 100 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, ठीक है। यहाँ कैपेसिटेंस अलग है सबका, ठीक है। तो सबसे पहले हम Q1 निकालेंगे, चार्ज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटेंस, ठीक है। फर्स्ट में कितना चार्ज है, मतलब इसके अक्रॉस कितना चार्ज डेवलप हो रहा है प्लेट के ऊपर, तो C1V। तो यहाँ पे C1 कितना है 2, ठीक है, 2 × वोल्टेज 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान रखिए यहाँ पे आपका 2 क्या है, पिको फेरेडे है, ठीक है। हम जब भी यहाँ पर सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल को तो याद रखना कि ऐसा यूनिट हम देखते हैं, ठीक है। अब वोल्टेज कब आएगी, जब इसको कैपेसिटेंस को हम फेरेडे में लेके आएंगे, ठीक है। तो फेरेडे में लेके आएंगे तो पिको फेरेडे है, तो यहाँ पे 2 × 10⁻12 करना पड़ेगा। तो इसको हमने कर दिया 2 × 10⁻12, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनटू में 100 कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 × 10⁻−10, ठीक है। ये 100 का जो 2 जीरो थी वो इसमें यूज हो गई, तो -12 का -10 हो गया, ठीक है। और ये आपको क्या हो गया, ये वोल्टेज आ गई, ठीक है। ऐसे Q2 निकाल लेना, Q3, ठीक है। मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ Q2 और ये Q3। देखो यहाँ पे कितना है, 3 × 10⁻−12। अब कितना वोल्टेज है, सेम 100 है, तो इसको सोल्व कर देना। यहाँ पर 4 पिको फेरेडे है, 4 × 10⁻12 × 100, तो है ना सिंपल, ये तो आप कर ही लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको आसान ही लग रहा होगा, ठीक है, बहुत आसान से है, कैपेसिटेंस के ऊपर है। धीरे धीरे करके सारा सिलेबस करेंगे, ठीक है। नाउ अब एक तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें कि एयर है और दोनों जो एरिया है प्लेट का वो आपका 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है और डिस्टेंस आपका प्लेट्स के बीच में है 3 मिलीमीटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालना है कैपेसिटर का, और आपको ये पता है कि कैपेसिटर किससे कनेक्टेड है, 100 वोल्ट सप्लाई से। तो वो पूछ रहा है कि चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है यहाँ पे मैं आपको यहाँ डायग्राम से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ε0A/d। यहाँ पर एरिया दे रखा है, डायमीटर आपको डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है पहले तो वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, देखो ये फर्स्ट पार्ट है, कैपेसिटेंस निकाल दो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। ε0 क्या होगा यहाँ पर 8.85 × 10⁻12 और एरिया कितना होगा यहाँ पे, एरिया है आपका 6 × 10⁻³
ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका कितना है 3 मिलीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻³ सब कुछ क्या है ऐसा यूनिट्स में कर दो, ये भी ऐसा यूनिट्स में हो गया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है, ये आपका एरिया भी हो गया 6×10⁻³ मीटर स्क्वायर, और आपका डिस्टेंस भी क्या हो गया मीटर में हो गया। तो इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद आपका ये मैं बता देता हूँ कि 17.7 ये आएगा आपका कितना 17.7 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है, इतना आपका कैपेसिटेंस आएगा। अब वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपका ये है इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, ठीक है 100 वोल्ट की सप्लाई कर दी, व्हाट इज द चार्ज इन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कि हर एक कैपेसिटर की प्लेट पे कितना चार्ज होगा। तो हमें पता है क्या Q = CV, Q = CV। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो Q निकल जाएगा। अब 17.7 इंटू 10⁻12 फैराडे हो गया ये ना। वोल्टेज कितना है यहाँ पे, वोल्टेज है आपका 100 वोल्ट का, तो 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 17.7 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, कूलम्स आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब देखो इसको नैनो कूलम्स में चेंज करते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर सिंपल सा स्टेप कर लेते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली करते भी हैं, तो नैनो कूलम करेंगे तो इसको क्या कर देंगे -9। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, जब नैनो कूलम को कर रहे हैं मतलब एंगस्ट्रॉम है ये। ठीक है, ये क्या है एंगस्ट्रॉम, और हम किसको कर रहे हैं नैनो कूलम में कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एंगस्ट्रॉम क्या है, एंगस्ट्रॉम छोटा है, नैनो बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम जब बड़ा करेंगे तो ये नॉर्मली छोटा हो जाएगा। ठीक है, और कितना छोटा करना है 10⁻⁻1 से, तो ये जो डेसिमल है ये शिफ्ट हो जाएगा आगे। ठीक है, इसको छोटा करना है ना, तो डेसिमल आगे शिफ्ट होएगा 1.77 सिंपल नैनो कूलम लिख दो, 1.77 नैनो कूलम। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने कैपेसिटेंस निकाला जब हमें एरिया दे रखा था प्लेट का और डिस्टेंस दे रखा था प्लेट के बीच का। उसके बाद हमने चार्ज निकाला हर एक कैपेसिटर के ऊपर, जो कि सिंपली वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन नैनो कूलम में कन्वर्ट कर दिया। नाउ अब इसके दो पार्ट और हैं। ठीक है, मतलब इसका जो है ना ए ऐसे बी है। नाउ उससे पहले मैं इसको रब करूंगा। ठीक है, आंसर याद रखना 1.77 नैनो कूलम। ठीक है, नोट तो कर ही लिया होगा आपने इसको। ठीक है, बी आपका पार्ट है। वो कह रहा है कि अगर ये अबव कैपेसिटर में 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट का डाइलेक्ट्रिक लगा दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डाइलेक्ट्रिक लगा दिया गया है। ठीक है, जो कि मीका है, और उसका डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू है, ठीक है, वो दे रखी है, मतलब कि K जो है वो 6 है, और 3 मिलीमीटर जो पहले था वही 3 है इसमें। ठीक है, अब इसमें ये याद रखना कि दो पार्ट है इसमें, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यानी कि जो B है ना, B के अंदर भी सब डिवीजन है फर्स्ट एंड सेकंड। तो सबसे पहले जो इसने यहाँ पर कंडीशन रखी उसको सोल्व करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक रख दिया K = 6, उसके बाद ये दोनों सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा कि अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा ε0A/d। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। ठीक है, और ये ε0A/d तो क्या है हमारा 1.77 नैनो फैराडे। अभी करा था, C की वैल्यू निकाल दी ना। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 10.6 कुछ नैनो फैराडे। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना कि अभी दो हमारे ऑप्शंस रहते हैं, दो हमारे स्टेप्स रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप करेंगे कि व्हेन द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, जब वोल्टेज कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो हमारा कैपेसिटेंस ही निकालना है। ठीक है,
तो वोल्टेज कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इसमें सिंपली बता रहा है कि भाई क्या रहेगा हमारा, ठीक है। तो आपका ये देखना चार्ज की बात कर रहा है ये, तो फर्स्ट केस में जब चार्ज होगा तो CV होगा, ठीक है। वोल्टेज जो है वो कह रहा है कनेक्टेड रहेगी, तो यहाँ पे हम वो चार्ज निकाल लेते हैं। Q क्या है हमारा 10.6, ठीक है, 10.6 है ना, 10.62। अब यहाँ पे क्या है, नैनो है, तो 10⁻⁹ आ जाएगा। वोल्टेज की सप्लाई कितना दे रहे हैं हम, सेम 100 वोल्ट, यहाँ पे 100 कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1.06 ले लो, ठीक है। अब देखो एक डेसिमल शिफ्ट करा है मैंने, ठीक है, इसको छोटा कर दिया, तो ये जो 10 की पावर माइनस वाला है ये एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। ये थोड़ी इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 10 की पावर -8 हो जाएगा। अब -8 + 2, ठीक है, -6, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट है, Q की वैल्यू निकालनी है जब हमारा सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड। अब देखिए जब सप्लाई ही हटा देंगे तो चार्ज कुछ रह जाएगा क्या, आप खुद सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि आप ये याद रखिए कि जब सप्लाई हटाते हैं, ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर है, इस डायग्राम में समझिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, बैटरी है, और बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा है। बैटरी कितनी 100 वोल्ट की सप्लाई दे रही है, और जो कैपेसिटर है हमारा, अब देखिए उस पर कितना आया था 1.77 नैनो फैराडे, ठीक है, 1.77 नैनो फैराडे। हाँ, तो अब जो होगी वोल्टेज जो होगी V' हो जाएगी, ठीक है। वोल्टेज क्या होगी, V' हो जाएगी। ये कुछ इस तरह समझिए कि हमारा यहाँ पे जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो लगा हुआ है बट हमारा वोल्टेज हट गया, ठीक है। तो होता क्या है इस सिनेरियो में, वोल्टेज जो होती है वो V/K हो जाती है। वोल्टेज क्या हो जाती है, V/K। देखिए जब वोल्टेज हटा देंगे, देखिए चार्ज तो वही रहेगा ना, आप ये खुद समझिए कि हमने वोल्टेज हटाई, लेकिन जो इस प्लेट पे चार्ज है वो तो यहीं पर रहेगा ना, एकदम से उड़ तो नहीं जाएगा। अब होता क्या है, जब चार्ज है हमारा तो वोल्टेज भी रहेगी, ठीक है। तो यहां से देखिए वोल्टेज क्या आ रही है, वोल्टेज क्या आ रही है, Q/C, C है ना। बट आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर अब जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, वो C' है, तो यानी कि Q/KC, ठीक है। अब ये Q/C क्या है, ये देखिए Q/C क्या है, यहाँ पे हमारा एक्चुअल में वोल्टेज ही है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे Q/C क्या होता है, V होता है, तो ये V हो गया, इसको Q/C को V लिख दिया, और ये K। समझ में आई बात। तो सिंपली बात है, हमने क्या निकालना है, न्यू वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। चार्ज तो वही रहेगा, समझ रही बात, हमें न्यू वोल्टेज निकालनी है। एक्चुअल में क्या है, तो Q/C को हमने यहाँ V लिख दिया, और ये जो है K, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक घुस गया इसलिए नीचे आ जाएगा K। तो सिंपली सी बात 1/K हो जाएगा हमारा वोल्टेज ना हो। अब क्या है 1/K, K कितना है 6, और वोल्टेज कितनी है 100 की वोल्टेज थी, तो 6 1 जा 6 हो गया, 40, 6 6 जा 36, फिर अगर 16.6, तो कुछ इस तरह की वोल्टेज रहेगी हमारी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई वोल्टेज हटा दी 100 वाली, फिर भी 16.6 कैसे आ गई, तो आपको ये याद रखना है कि अगर चार्ज है तो वोल्टेज भी होएगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया, अभी डाइलेक्ट्रिक जो लगा हुआ है, ठीक है, और चार्ज भी है। अगर डाइलेक्ट्रिक है, चार्ज है, ठीक है, तो वोल्टेज भी कुछ ना कुछ रहेगी ना, तो कितनी आई 16.6 वोल्ट, ठीक है। चेक कर लेते हैं, यही है। तो ये न्यू पोटेंशियल डिफरेंस होएगा जब हमारा डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है और वोल्टेज हटा दी गई है। जब वोल्टेज लगी हुई है तो हमारा क्या होएगा,
ये चार्ज होएगा। वोल्टेज तो 100 रहेगी फर्स्ट सिनेरियो में, बस चार्ज इसका थोड़ा सा क्या होएगा, डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आई बात? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगर आपको इसमें कोई इशू आते हैं तो आप मेरे को यहाँ पर टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप राइट डाउन करिए, मैं चेक करूंगा। इसके साथ नेक्स्ट करेंगे क्योंकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं अभी। आशा करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ पे देखिए एक 12 पिको फैराडे का कैपेसिटर है और उसे कनेक्ट किया गया है 50 वोल्ट बैटरी के साथ, ठीक है। और पूछ क्या रखा है कि कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी जो कैपेसिटर में स्टोर होगी। तो आपको बता दूं, जो कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है वो हमेशा एक फॉर्मूले से निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला है हाफ CV², ठीक है। आप इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे? देखो Q = CV होता है, ठीक है। तो C क्या हो गया, Q/V। तो यहाँ पे Q/V कर दो, तो यहाँ पे कितना हो गया, QV/2, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या सकते हो Q²/2C भी होता है, ठीक है। याद रखना Q²/2C, क्योंकि V को आप लिखोगे यहाँ पे Q = CV होता है ना, V को लिखोगे Q/C, तो देखो Q लिखोगे यहाँ पे Q² और 2C हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है हाफ CV², QV/2 और Q²/2C। दो वेरिएबल्स आपको दे रखे होंगे, या तो आपको C और V दे रखा होगा, या Q और V दे रखा होगा, या फिर Q और C दे रखा होगा। इन तीनों में से आपको कोई ना कोई दो वेरिएबल दे रखे होंगे जिससे कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और आप इजीली निकाल पाओगे। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे और हमें यहाँ पे वोल्टेज दे रखी है और कैपेसिटर दे रखा है। तो देखिए वोल्टेज और कैपेसिटर दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, हाफ रखेंगे, C की वैल्यू रखेंगे 12 × 10⁻⁻12 क्योंकि पिको फैराडे है। देन वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है 50 वोल्ट, तो 50 का स्क्वायर = अब देखिए 50 का स्क्वायर कितना हो गया, आगे लिख रहा हूँ 2500, 12 और 10⁻⁻12। अब 2 6 तो 12 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2 0 इसके साथ ले जाइए, तो 10⁻⁻10 हो गया। और यहाँ पे देखिए 150 हो गया, 25 6 कितना होता है 150। तो अब यहाँ पे देखिए इसको भी कर दे 1.5। अब देखिए इसको कितना कर दे छोटा, ठीक है। कितना 10⁻2 की छोटा करा, तो 10⁻2 इसमें ऐड हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी ऐसा यूनिट में कितना हुआ, देखिए एनर्जी किस में होती है, जूल्स में, तो ये कितना है जूल में आएगा। समझ में आ रहा? हमने सारा कुछ क्या रखा, ऐसा यूनिट में रखा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी अपने आप किस में आ जाएगी, ऐसा यूनिट। और ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। सिंपली आप जे लिख सकते हो, पूरा लिखने की कोई नीड नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिंपल है, जल्दी जल्दी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे इसको। कैपेसिटर है 600 पिको फैराडे का, चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, उसके बाद थोड़ी देर बाद सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया, एंड इज कनेक्टेड टू अनदर 600 पिको फैराडे कैपेसिटर। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। ध्यान से समझिएगा क्या किया हमने, ये हमने क्या किया 200 वोल्ट की सप्लाई दी। कितनी, 200 वोल्ट की सप्लाई किसको दी, एक कैपेसिटर को दी, जो कैपेसिटर कितना है 600 पिको फैराडे का, ठीक है। 600 कितना है पिको फैराडे। नाउ अब क्या है, चार्ज होने के बाद यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी और ये 600 पिको फैराडे को एक और 600 पिको फैराडे के साथ कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे
अब ये पूछ रहा है कि कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस होएगी इसमें, ठीक है। तो एनर्जी लॉस होएगी, देखिए यहाँ पे आप सिंपल सी एक चीज देखिए कि हमने क्या करा है, रीओरिएंटेशन करा है, ठीक है, कैपेसिटर्स का। तो जब रीओरिएंटेशन करते हैं तब कुछ कैपेसिटर की जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होएगी। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि चार्ज किया तो ये चार्ज जो प्लेट्स पे है वो चार्ज गायब हो जाएगा। अब ये हटा दिया तो कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होएगा तो वोल्टेज कुछ ना कुछ रह जाएगी, ठीक है। अब वैसे तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है हमारा कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है, एक कैपेसिटर में एनर्जी इतनी स्टोर होती है, बट यहाँ पे रीओरिएंटेशन हुई तो वोल्टेज क्या हो गया, डिफरेंट होगी, ठीक है। बेशक से कैपेसिटर तो सेम रहेंगे बट हमें यहाँ पर क्या निकालना है, न्यू वोल्टेज, लेट इट बी वी डैश, लेट द न्यू वोल्टेज बी वी डैश। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी डैश निकालेंगे। तो वी डैश का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वी डैश का क्या फॉर्मूला होगा, देखिए Q इज इक्वल टू CV होता है कि नहीं होता। अब यहां से देखिए इस फॉर्मूले से V क्या होगा, V होएगा अपना Q बाय C, ठीक है। अब देखिए जब रीओरिएंटेशन हुआ तो उसके बाद हम देखेंगे कि कितना चार्ज है और कितना कैपेसिटेंस है, ठीक है, कितना चार्ज है और कितना कैपेसिटेंस है। तो हम क्या करेंगे, अब ये देखो ये दोनों कैसे लगाए हैं, सीरीज में कनेक्ट करें ना, इज कनेक्टेड विद दिस, ऐसे नहीं कहा कि पैरेलल में लगा दिया, सीरीज में लगाया। अब देखिए तो चार्ज सीरीज में लगाया तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, ठीक है, टोटल इसका। और यहाँ पे कैपेसिटेंस, ठीक है, नेट कैपेसिटेंस। अब देखिए सीरीज में लगाया कैपेसिटेंस तो क्या हो जाएगा इसमें आप इस तरह से देखिए कि V डैश होगा वो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। क्यों, क्योंकि हम ये लेके चलेंगे ना कि जितना वोल्टेज यहाँ पे है ना, वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेज क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे C1 प्लस C2 लिखना है, वोल्टेज कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना Q बाय C होता है वोल्टेज, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो तो एड अप हो जाएगा। बट देखो दुर्भाग्य की बात ये है कि चार्ज जो है वो दूसरे वाले पे कुछ नहीं है, ठीक है। सो हम यहाँ पे Q2 की जगह 0 लिख देंगे, ठीक है ना, सो सिंपल। अब Q1 क्या है, Q1 आएगा यहाँ पर जितना चार्ज इसके ऊपर डेवलप हुआ है, तो वो सिंपली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब देखिए यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं कनेक्टेड है, ठीक है। तो याद रखिए कि जब वोल्टेज नहीं है तो हमारा नेट कैपेसिटेंस ही हो सकता है C1 प्लस C2। समझ में आई बात। तो C1 प्लस C2 क्या है, 600 प्लस 600 ब्रैकेट के बाद पिकोफैरेड। अब ना हो ये चार्ज कितना है, तो Q इज इक्वल टू CV होता है, कैपेसिटेंस कितना है 600 पिकोफैरेड इनटू में वोल्टेज, वोल्टेज कितनी है 200। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 2 जा 12, ये 2 0 और ये 2 0, 4 0 हो गया, 10⁻⁸, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देंगे और अब यहाँ पर वोल्टेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, ध्यान से देखिए बहुत ही सिंपल है आपका। 12 इंटू 10⁻⁸ इंटू में, सॉरी प्लस में, प्लस है ना यहाँ पे, प्लस 0 तो ये सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय 600 प्लस 600 कितना होगा 1200, ठीक है, इंटू पिकोफैरेड। तो देखिए अब जो 1200 के 2 0 हैं वो इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो 10 की पावर क्या होगी, देखो ये -12 है, प्लस 2 0 दे दिए तो -10 हो गया, ठीक है। अब ये 10 के -10 जो है ऊपर जाके +10 हो जाएगा, हो गया +10। तो 12 की से 12 गया कैंसिल, 1 इंटू 10 की पावर 2, ये क्या हो गया, वोल्टेज होगी, यानी कि कितना हो गया 100 वोल्ट हो गई। समझ में आई बात। देखो अभी तक कितनी 200 वोल्ट की सप्लाई हो रही थी, ठीक है, लेकिन जब इसको रीओरिएंटेशन करा तो V डैश हमने निकाला
Q1 प्लस Q2 दोनों चार्ज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और नीचे में दोनों कैपेसिटेंस का एडअप। तो कैपेसिटेंस का एडअप और चार्ज का पुट करके हमने वोल्टेज निकाल ली 100 वोल्ट, यानी कि न्यू ओरिएंटेशन में इनके अक्रॉस कितना होगा, एक ये पॉइंट है टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल ये, इस दोनों टर्मिनल के बीच में सप्लाई कितनी होगी 100 वोल्ट की। तो 100 वोल्ट की सप्लाई अगर होएगी तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अब कितनी एनर्जी लॉस होएगी, एनर्जी कितनी लॉस होएगी। तो एनर्जी लॉस होएगी तो इसका मतलब तो सिंपल है कि जो पहले एनर्जी है यू ओरिजिनल, देखो यू ओरिजिनल को यू ओ से डिनोट कर रहा हूँ, और यू फाइनल क्या होगी, कम होएगी, ठीक है, पहले ज्यादा होएगी उसके बाद कम होएगी ऑब्वियसली, ठीक है, आपको दिख रही है वोल्टेज भी कम हो रही है, तो ये जो डिफरेंस होएगा यही क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस होएगा। नाउ देखो हाफ तो सामने, हाफ तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हो कि इन दोनों को निकाल लो पहले, यू ओ और यू एफ, ठीक है, यू नॉट और यू एफ को निकाल लो और डिफरेंस कर लो, ठीक है, ये भी एक सॉल्यूशन है। या फिर आप ये कर लो कि यहाँ पर फॉर्मूला लिख दो, हाफ सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी डैश स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस भी अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पर देखो अब 600 पिको फैराडे है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका 1200 पिको फैराडे है, तो डिफरेंस है, ठीक है। इस डिफरेंस की वजह से ही ये दोनों जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफरेंट है। इसको मिटा रहा हूँ, ये आशा करते हैं कि आपने लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया ना, नो कहाँ थे हम, ठीक है, हाँ डिफरेंस निकाल रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए पहले हम क्या करते हैं, यू इनिशियल निकाल लेते हैं, ठीक है, तो यू इनिशियल क्या होगा, हाफ कैपेसिटेंस कितनी थी 600 पिको फैराडे, ठीक है, एंड वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज 200 की स्क्वायर थी। अब ये जो टेंशन -12 है पिको वाला वो इधर कर दिया मैंने, ठीक है, यू इनिशियल निकाल रहा हूँ, हाफ इंटू 6, ये 2 जीरो भी यहाँ होल्ड कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 100 का स्क्वायर 10 की पावर 4, देखो ये 10 की पावर 4 प्लस ये 2 जीरो 6 माइनस 12, ठीक है, माइनस का 6 आ जाएगा, लेकिन ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो 4 3 जा 12 इंटू 10 की पावर -6, ये आपका हो गया इतने जूल यू इनिशियल। नाउ अब यू फाइनल निकालेंगे, तो यू फाइनल निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे हाफ कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 इंटू वी डैश स्क्वायर। देखो अभी वोल्टेज निकाली थी हमने, ठीक है, तो वोल्टेज क्या आई थी हमारी, वोल्टेज आई थी अपनी, यहाँ पर देखते हैं, हाँ 100 वोल्ट आई थी ना, मैं भी भूल गया, ठीक है, मिटा दिया ना मैंने, तो 100 वोल्ट हो गई, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे हाफ आएगा इंटू कैपेसिटेंस का एडअप हुआ है, तो कैपेसिटेंस का एडअप हुआ है तो क्या होगा, देखिए ना दोनों कैपेसिटेंस जुड़ गए और वोल्टेज नहीं है उस पे, ठीक है, तो यहाँ पे C1 प्लस C2 क्या होगा 1200 होगा, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ 1200। अब ये देखो पिको फैराडे है तो 10 की पावर -12 और 100 का स्क्वायर तो 10 की पावर 4। अब इसको देखिए 2 और 6 जा 12 हो गया, ठीक है, तो 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, ये देखो 4 और 2 जीरो 6 हो गए, 6 माइनस 12 -6। तो अब यहाँ पे देखिए कि देखिए ये इतनी एनर्जी होगी यू फाइनल। देखिए सिंपली देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है, अगर आप लॉजिक लगाओ, सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि हमारी वोल्टेज क्या हो गई, आधी हो गई, होगी ना आधी, तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज आधी हो गई और हमारा कैपेसिटेंस भी क्या हो गया, वो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, देखिए आधी हो गई, ठीक है, तो अपना क्या रह जाएगा 10 की पावर -6 जो जूल है वो कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 12 6 रह गया, तो 6 इंटू 10 -6 जूल, इतनी एनर्जी जो होगी वो अपनी लॉस होगी, ठीक है।
कितनी एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई। तो आया समझ आपको, ठीक है ना, बहुत सिंपल। आपने सिंपली क्या करा, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, उसको आपने निकाल लिया ये इनिशियल, और आपने क्या देखा, जब रीओरिएंटेशन करा तो वोल्टेज आपने निकाली, न्यू वोल्टेज क्या होगी। न्यू वोल्टेज निकालने के बाद आपने यू फाइनल भी निकाल लिया, ठीक है। तो यू फाइनल में से यू इनिशियल को माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया। वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए एनर्जी तो लगती है, बट एनर्जी का बेनिफिट है कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपका क्लियर हो सके। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन जो है यहाँ पे सोच रहा है कि उसको क्या करना है, 2 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटेंस लगाना है 1 किलोवोल्ट यानी कि 1000 वोल्ट के अक्रॉस। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास 1 माइक्रोफैराड के बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, लेकिन वो एक ऐसा अरेंजमेंट चाहता है कि जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर हो, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए 400 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 400 वोल्ट से ज्यादा किसी कैपेसिटेंस पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस आया तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट ना होए इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि ईच ऑफ विच कैन विदस्टैंड, होल्ड कर सकता है ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट तक का, ठीक है। तो आपको एक अरेंजमेंट बताना है कि जिसमें कि ये पॉसिबल हो पाए, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन ने क्या है जो डिमांड करी थी उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो आप सिंपल सा हम ये लेके चलते हैं कि हम मान लेते हैं कि m रोज हैं और n जो है, n क्या होगा, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन ईच रो। हर एक रो में n कैपेसिटर हैं और m रोज हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि पैरेलल में एक यूनिट जो है आपकी, इसमें जितने भी कैपेसिटर होंगे उसमें देखिए जितने भी वोल्टेज रहेगी, ठीक है। मान लीजिए एक ये रो है, ये रो है, ये सारी रोज हैं, ठीक है। अब देखिए एक जो रो है उसके अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सारी रोज का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मानूं कि V जो है वो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, V क्या है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, और V नोट क्या है, एक V नोट भी मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस भी तो एक कैपेसिटेंस होगा ना, मान लीजिए यहाँ पे कुछ कैपेसिटर लग रहे हैं, ठीक है। तो उसके अक्रॉस भी होगा कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे अब देखिए कि आपने क्या करना है कि इन दोनों का रिलेशन निकालना है। अब दोनों का रिलेशन निकालना है तो आप ये समझिए कि यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे जो होएगा इन दो टर्मिनल्स के बीच में वो डिवाइड होएगा, समझ में आ रही बात। तो अगर मान लेते हैं कि एक रोज में n कैपेसिटर्स हैं, एक रो में कितने हैं, n कैपेसिटर हैं, तो उनको V नोट जो एक पोटेंशियल डिफरेंस है एक कैपेसिटर के ऊपर, है ना, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन कैपेसिटर, और उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यानी कि इस टर्मिनल, क्योंकि ये टर्मिनल ए बी लगा लीजिए, ठीक है। अब ए बी के बीच में जो कैपेसिटेंस होएगा वही हमारा क्या होएगा, एक्स वाई के बीच में, ठीक है। देखिए ना ये सारे रोज क्या है, पैरेलल में है, तो इनका जो होएगा कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया वोल्टेज जो एक कैपेसिटर के अक्रॉस है, तो हमारा नेट पोटेंशियल आ गया। तो ये रिलेशन बन गया। नाउ इतना आपको समझ में आ गया कैसे रिलेशन बनाया। नाउ अब देखिए हमें पता है कि उसने जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1000 वोल्ट रख रखा है, और एक वोल्टेज एक कैपेसिटर जो मैक्सिमम वो ले सकता है वोल्ट, ठीक है, वो कितनी है, 400 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए हमने n निकालना है, तो n क्या होगा यहाँ पे, V बाय V नोट। चलो देखते हैं, निकाल के देखते हैं क्या आता है, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज पुट करके यहाँ पे क्या है, अब V क्या है हमारा 1000 और V नोट क्या है अपना 400,
400 वोल्ट तक कर सकता है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2.5 आ गए, देखो सॉरी 2.5। तो अब ये बात बताइए, क्या ऐसा फ्रैक्शन आ सकता है एक रो में, कोई फ्रैक्शन नंबर ऑफ कैपेसिटर हो सकते हैं? इम्पॉसिबल। तो हमने क्या करना है, देखो 2 से तो काम चलने नहीं वाला, ठीक है, क्योंकि बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, एक लाइन में कम हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, n को एवरेज करके 3 ले लेते हैं, 3 कैपेसिटर एक रो में ले लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर लगाना है। नाउ अब हमें n पता लग गया, m भी बताना है, ठीक है। n और m दोनों पता लग जाएंगे, ठीक है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर आ जाएंगे, जिसमें कि मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिक्वायर्स है मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, कोई ऐसा अरेंजमेंट बताइए। अब देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए m निकालना है, तो m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने निकाला वो क्या लिया है। देखिए यहाँ पे कैपेसिटेंस टोटल क्या है, देखो C डैश। तो आपको पता है कि जितना यहाँ पर A और B का नेट कैपेसिटेंस होएगा वो क्या होगा, C/N हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ए बी के बीच में टोटल कैपेसिटर निकाल लिया, अब इन सबका टोटल कैपेसिटर निकालना है, ठीक है। तो क्या होएगा, अगर m रोज है, ठीक है, मान लीजिए ये एक नेट कैपेसिटेंस, यहाँ पर एक बड़ा कैपेसिटेंस आ गया, तो अगर m रोज है तो m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो टोटल नेट कैपेसिटेंस है वो m से तो मल्टीप्लाई होएगा और n से डिवाइड होगा। समझ में आई बात। अब आपको ये पता है कि एक जो छोटा कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू कितना है, 1, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 माइक्रोफैराडे, ठीक है, तो 1 माइक्रोफैराडे है। और हमारा जो नेट कैपेसिटेंस है, ठीक है, नेट कैपेसिटेंस वो भी बता रखा है कि नेट कैपेसिटेंस होना चाहिए पूरे सर्किट का वो 2 माइक्रोफैराडे होना चाहिए। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना, कमाल की बात। तो यहाँ पे 2 रख दीजिए आप, ठीक है, इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ। m हमें नहीं पता कि कितनी रोज हैं, ठीक है, n हमने डिसाइड कर लिया 3 रहेगा। और यहाँ पे कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रोफैराडे। समझ में आई बात, ये 2 माइक्रोफैराडे, माइक्रोफैराडे से माइक्रोफैराडे कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे m/3 है, m कितना आ गया, m आ गया 6, ठीक है। यानी कि अगर हम n जो है, यहाँ पे n क्या है, एक रो में कितने कैपेसिटर, वो हमने 3 रखा, तो हमारी m की वैल्यू कितनी आई, 6 आई, ठीक है। तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर लाने का वैल्यू है, तरीका है। तो m इंटू n क्या होगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो m कितना है, 6 और n 3, तो 6 3 जा 18 कैपेसिटर्स, कितना 18 कैपेसिटर हम जब यूज करेंगे तो वो मिनिमम नंबर होएगा हमारा, अगर हमें 2 माइक्रोफैराडे का कॉम्बिनेशन लेना है 1 माइक्रोफैराडे के कैपेसिटर से। अब यहाँ पर आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई डाउट है तो मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊंगा आपको, ताकि क्लियरिटी आपके दिमाग में चली जाए। बिना क्लैरिटी के डाउट रह जाता है, ठीक है, रह जाता है ना डाउट। तो यहाँ पर बच्चों आप इस तरह से समझिए कि अगर आपने n मान के चला, 2.5 आया था आपका n, आपने 2 मान लिया, ठीक है, आप कहते हैं नहीं हम तो 2 मानेंगे तब आएगा हमारा मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर आप 2 मानते हो तो वही C m से मल्टीप्लाई होएगा, n से डिवाइड होएगा, जो छोटा कैपेसिटर है उससे। अब देखिए जो टोटल नेट कैपेसिटेंस है वो तो 2 माइक्रोफैराडे रखना ही रखना है उसको, ठीक है, रखना है ना उसको। अब m हमें नहीं पता, आपने m डिसाइड कर लिया 2, ठीक है। कैपेसिटेंस देखिए, कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रोफैराडे, एक का कैपेसिटेंस तो 1 है ना, ठीक है। अब यहाँ पे m की वैल्यू निकाली है, तो m की वैल्यू क्या आएगी, माइक्रोफैराडे से माइक्रोफैराडे, ठीक है, m की वैल्यू आई 4, ठीक है, m की वैल्यू क्या आई 4। एक मिनट देखिए हमने कोई सही काम करा है कि नहीं करा, ठीक है,
क्योंकि चेक कर लेते हैं ना। यहाँ पे देखिए 1 माइक्रोफैराडे रखना था, गया, एंड यहाँ पे 2 2 जा 4, ठीक है। हाँ ठीक है, तो m आ गया 4 आ गया, और n हमने यहाँ रखा था कितना 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 4 2 जा 8, ठीक है। पहले कितना आ रहा था, अरे 18 आ रहा था। तो इसका मतलब तो हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन जो है वो ज्यादा बेटर हुआ। समझ में आ रही है बात। अगर हमने 2 कैपेसिटर सीरीज में रखे, ठीक है, और बाकी के जो है वो पैरेलल में लगा दिए, ठीक है, कितने 4 रोज लगाए और हर एक रो में 2 लगाया, ठीक है, तो कितना हुआ 1 हो गया। समझ में आ रही बात। इसका 2 और 2 1 हो गया, 1 + 1 + 1 4 हो गया, 4 माइक्रोफैराडे हो गया। 1 मिनट में वैसे करके देख रहा हूँ। है कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट है, 1000 पुट करिए। अगर आपको दे रखा है कि आपका टोटल कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराडे है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में 2 रखिए, ठीक है। m की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, c डैश c और n की वैल्यू रखिए, c डैश c और n की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू रखिए, m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिंपल, इसमें कोई आपको पजल होने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज पुट करिए और आंसर निकालिए, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ताकि आपको एक क्लियर हो जाए। आशा करता हूँ कैपेसिटर्स के बारे में आपको थोड़ा इजी हुआ होगा। देखिए डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि किसी की नेचर चेंज कर दे, ठीक है, अगर उसको किसी चीज में इंसर्ट करा जाए वो डाइलेक्ट्रिक है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हर एक चीज का अलग होता है। अब आप पानी ले लीजिए, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो 81 माना जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल ज़्यादा है। वाटर एक चीज़ ही ऐसी है कि जिसमें कि आपको इतने रहस्य हैं ना पानी के, तो कि आप कहेंगे कि कमाल है, क्योंकि ऐसा किसी भी मटेरियल में नहीं है, ऐसा किसी भी मॉलिक्यूल का नेचर नहीं है कि जिसको अगर टेम्परेचर डाउन करा जाए, वो टेम्परेचर डाउन होने के बजाय, जिसमें जैसे कि आप देखते हो कि वाटर को जब कूल करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा पॉइंट आता है उसके कूलिंग के अंदर कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय लूज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के जो नेचर है, इस तरह की जो वाटर की प्रॉपर्टीज है, इसकी वजह से वाटर एक स्पेशल मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक अलग ही नेचर का चीज है। तो इसीलिए रिसर्च अभी तक चल रही है वाटर के ऊपर, ठीक है। वाटर किस तरह से फॉर्म्स चेंज करता है, देखिए वाटर से लिक्विड से वो गैस बन जाता है, गैस से वापस लिक्विड, और कभी कभी तो सब्लिमेशन होती है तो गैस से डायरेक्ट आइस बन जाता है, ठीक है, टेम्परेचर से डिफरेंट। और ये भी इस रिसर्चर फाइंड कर रहे हैं कि वाटर जो है वो डाटा स्टोर करता है, कि वाटर का जो आसपास की सराउंडिंग्स होती है, एनवायरनमेंट होता है, उससे भी वाटर इफेक्ट होता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फाइंडिंग्स हैं जो कि रिसर्चर्स देख रहे हैं, ठीक है। ये आगे जाके बहुत सारे जो सीक्रेट्स हैं वो मतलब कि रिवील करने के लिए हेल्प आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप ही जानते हैं आपका बेस्ट पोटेंशियल। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।